ये भी एक क्रम बन गया है कि जब भी आषाढ़ी एकादशी होती है, जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए। नहीं इधर रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। बोलिए। आवाज़ आ रही है? अर्धे माइक घ्या। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, उनको नहीं आ रही। माइक पे बोलिए, आ जाती है आवाज़। अब आ रही है? ये भी एक क्रम बन गया है। पिछले 30 साल से मैं आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर विठोबा के दर्शन करने के लिए पुणे आता हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी में पहले अभय छाजेड़ जी मुझे बुला लिया करते थे, अब शिंदे जी ने मुझे आमंत्रित किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी आज संयोग है कि एक तरफ आज आषाढ़ी एकादशी है, विठोबा के दर्शनों के लिए लाखों लोग पंढरपुर पहुंचते हैं, विशेषकर इस साल जबकि 2 साल लगातार कोरोना के कारण दर्शन नहीं हो पा रहे थे। संयोग से आज देश में हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद भी मनाई जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर दोनों समुदाय के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान और भारत के तिरंगे झंडे पर अपना जो मत गुप्त उनका मत रहा है, विचार रहे हैं, वो अब उजागर करते जा रहे हैं। लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। महाराष्ट्र में जो अभी खेल हुआ ये कोई नया नहीं है। 2017 से लेकर आज तक चुने हुए लोकतंत्र को पैसे के बल पर खरीदा गया, सरकार बनाई गई और एक तरफ ईडी, आईटी, सीबीआई का भय दिखाकर लोगों को डराया गया। दूसरी तरफ करोड़ों का लोभ भी दिया, जिसे कैरेट एंड स्टिक जो थ्योरी है वो पूरे तरीके से लागू कर रहे हैं। भाजपा का लोकतंत्र में वैसे भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है और भारतीय संविधान में भी उनका कोई विश्वास नहीं रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ ग्रहण तो सरकार चलाते समय निष्पक्षता से काम करने का वादा करते हैं, शपथ लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात तरीके से व्यवहार होता है भारतीय जनता पार्टी का। दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुमत खरीदा जा रहा है और पूरे तरीके से पक्षपात ढंग से काम किया जा रहा है।
बिना नियम और कानून के बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। एक व्यक्ति अगर अपराधी है तो कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप पूरे परिवार को उसका दंड दें? लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। इस देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक माहौल था, नफरत के माध्यम से बिगाड़ा जा रहा है। धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम किया जा रहा है। हर चीज को वे धार्मिक उन्माद के माध्यम से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का ढोंगी राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद के कई उदाहरण आपके सामने रखे थे, और उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ, जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे भोपाल में आईएसआई के लिए खुफियागिरी करते हुए बजरंग दल और आईटी सेल के भाजपा के पदाधिकारी खुले रूप से उन्होंने वो सब वो लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से घिरे रहे और भाजपा के उनके संबंध कांग्रेस पार्टी ने प्रमाण के साथ आपके सामने रखे हैं। तिरंगे झंडे में हमारा फ्लैग कोड है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, गुरु गोलवलकर जी ने तिरंगे झंडे का विरोध किया था। इसे अपशकुन के रूप में उन्होंने बताया था। अब उस फ्लैग कोड को भी बदला जा रहा है। भारत का तिरंगा झंडा खादी का होना अनिवार्य है और सूत, कपास के सूत से बनाए हुए धागे से उस कपड़े का झंडा बनाना चाहिए। लेकिन अब चाइना से पॉलिएस्टर इंपोर्ट किया जाएगा और उस धागे से तिरंगा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कह भी दिया है कि हम अगर 20 साल पावर में रह लिए तो हम तिरंगा झंडे को भी बदल देंगे। भारतीय संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है और इस तरह के बयान भी मोहन भागवत जी की आते रहे हैं, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के बारे में पुनर्विचार का भी संकेत दिया। महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करके चुनाव करवाए जा रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार ने पिछला जो जनगणना थी उसमें जाति के आधार पर जनगणना का निर्णय लिया था और आंकड़े भी सामने आ गए थे। लेकिन मोदी जी की सरकार ने उससे जातिगत जनगणना को उजागर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज ओबीसी का आरक्षण महाराष्ट्र के लोगों को लाभ मिलना बंद हो गया है।
कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया है कि आज एक विशाल जनसंपर्क अभियान का समय आ गया है और उदयपुर में होने वाले जो उदयपुर में नव संकल्प हमारा तैयार हुआ, उसमें घोषणा की गई है कि 2 अक्टूबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जाएगी और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव और विविधता में एकता का संदेश लेकर हम चाहेंगे कि भारत में जो एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है उसे हम प्रेम और सद्भाव में उसमें परिवर्तित करें। उसका रूट तय किया जा रहा है और हम चाहेंगे उसमें सब लोग शामिल हों। उसका प्रारूप किस प्रकार का होगा उसके बारे में चर्चा हो रही है और जल्दी ही उसका पूरा प्रारूप जनता के सामने रखा जाएगा। पूरे देश में कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे। जो परिवार जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, शहादत दी, उनके परिवारों को जाके सम्मान करेंगे, शॉल श्रीफल भेंट करेंगे। वो सारे परिवारजन जिनमें से किसी ने भारत की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है सेना में रहते हुए, उनका सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शासकीय संपत्तियों को बेचने के खिलाफ, जो रुपये का अवमूल्यन हो रहा है बड़ी तेज़ी से, उसके खिलाफ लोगों को जो आज यातनाएं दी जा रही है भाजपा सरकार में, उनको जनता के बीच में ले जाकर उनसे चर्चा की जाएगी। ये अभियान हमारा पहले भी चला था, आगे भी चलता रहेगा। मैं आज इस अवसर पर आपको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और पूरा देश अब ये देखना चाहता है कि किस प्रकार से ये सरकार चलती है, क्योंकि सामान्य तौर पर अल्पमत में जो पार्टी है, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी के नंबर 2 होकर कैसे सरकार चलाती है, देखेंगे। मुझे श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हालातों पर भी मुझे उन पर दया आती है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा और जिसके नीचे एक व्यक्ति मंत्री के रूप में काम किया, आज देवेंद्र फडणवीस जी को उन्हीं के नीचे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का वादा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इससे किसको लाभ और किसको नुकसान होगा, ये सब राजनीतिक विश्लेषण करने वालों का एक विषय हो सकता है। लेकिन मूल रूप से मेरा ये कहना है कि कम से कम मैं अगर उस जगह होता तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अपमानित किया गया है। देवेंद्र फडणवीस को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपमानित किया है और ये उनकी शक्ल से भी आप देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यही होती है कि कभी छोटा दल बड़े दल की सरकार चलाना
कोई सफलता अभी तक किसी भी सरकार में नहीं मिल पाई है। ये हमारा तजुर्बा है। अब यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद। माईक द्या ना तिथं, आवाज येत नाही तुमचा, माईक द्या ना. पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में पूरे देश में लोकसभा में जो विरोधी पार्टियां देश मोदी की कांग्रेस की पार्टियां क्यों नहीं हो सकती? देखिए, बात यह है, इसको नहीं रखे बात यह है कि विपक्षी दलों में एकता की जहाँ तक बात है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आज जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, जो कि रीजनल पार्टीज़ पहले कुछ समय तक मोदी जी का साथ देती रही, वो आज मोदी जी का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये डायनेमिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो आज देश में है, 2024 के लोकसभा चुनाव तक क्या हालात बनते हैं, ये अभी कुछ कहना संभव नहीं है। इसका मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप तय करेगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर पे अब ऐसा है, उसमें से जो लोग गए हैं उनमें से ज़रा पता लगा लीजिए कितनों के ऊपर ईडी केस है, कितने ऊपर आईटी केस चला हुआ है, किन के ऊपर छापे डले हैं। अगर आप पता लगे, आपको जानकारी मिल जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये लोकतंत्र नहीं, ये धनतंत्र है भाजपा का। देश के लीगल सिस्टम में पेंडेंसी है, ये बात सही है, और कई हमारे विधि आयोग बने जिन्होंने इस पर चर्चा की और उसके आधार पर कुछ कानूनों में परिवर्तन भी किया। आज जुडिशरी में पेंडिंग केसेस का विषय जरूर है, लेकिन जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, मैं किसी विशेष निर्णय का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई ऐसे निर्णय सामने आ रहे हैं जहां लगता है कि निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने सामने आके ये बात कही थी। ये देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि देश में निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। हाँ, ये बात मुझे भी जानकारी मिली है। तो यही मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है।
पैसे से खरीदा जा रहा है। कांग्रेस के कुछ जानकारों में राहुल गांधी भी शामिल लोगों के अंदर शपथ ली थी कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, फिर अभी कुछ ही दिन हुए इलेक्शन होकर इस तरीके से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना बड़ा धक्का नहीं माना जाता कांग्रेस? भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, मध्य प्रदेश के नाते इतनी बात कहूँगा कि ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। वे छोड़ के गए, सरकार बदली, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, और एकनाथ शिंदे जी छोड़ के गए, उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया। ये ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ अन्याय हुआ है। आभार मानिए। ये तो देवेंद्र फडणवीस बताएंगे ना आपको, मेरे हिसाब से। जी, श्रीलंका के हालात जो बिगड़े हैं उसके 2-3 कारण हैं। श्रीलंका पे कर्जा बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते चले गए, जिसकी वजह से ही हालात हुए हैं। और हमें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो श्रीलंका में हालात हुए वही धीरे धीरे हालात अब देश में भी होते जा रहे हैं, जहां करीब 36 लाख करोड़ का कर्जा था वो बढ़कर 80 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। रुपए का अवमूल्यन रोज हो रहा है, हम 80 के आसपास पहुंच चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते चले जा रहे हैं। अगर मोदी जी और भाजपा सरकार ने केंद्र में ध्यान नहीं दिया, सचेत नहीं हुए, तो श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है। थैंक यू। सर्व पत्रकारांचे एक बात समझ लीजिए, भारत के संविधान में और भारत के कानून में किसी भी धर्म के प्रति अपमानित कोई कृत्य करना ये अपराध है, उसका पालन होना चाहिए। सर्व पत्रकारांचे